गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। विज्ञान के बारे में हम आज शुरू करने वाले हैं कि विज्ञान होता क्या है। आपको बेसिक परिचय दिया जाएगा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या होता है। तो आप जैसे छोटे थे फिर बड़े हुए तो आपके मन में उत्सुकता आती होगी कि ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है। आती है नहीं आती है? ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जैसे घर में खाना बनता है आप सभी के, तो कभी कभी आपके मन में ये सोच आई है कि खाना जल्दी क्यों बन जाता है? नहीं आई है? ठीक है। या फिर जैसे तुमने पेड़ पे से किसी फल को नीचे गिरते हुए देखा है? तो क्या कभी ये सोचा है कि ये फल नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो और जैसे दूध से दही बनती है, तो दूध से दही कैसे बन जाती है? और भी कई तरह के हमारे आसपास जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे ना कोई कारण होता है। ठीक है। तो सबसे मेन चीज है हमारे अंदर उत्सुकता आती है। क्या आती है? उत्सुकता। तो उत्सुकता से ही विज्ञान का जन्म होता है। ठीक। हर किसी ना किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो तीन चीज होती है, व्हाट, व्हाई, हाउ। कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्यों हो रही है वो चीज। तो हमारे अंदर जब भी किसी चीज के लिए क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी, तो उसी से ही विज्ञान का जन्म होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आई उत्सुकता। जब तक हमारे मन में उत्सुकता नहीं होगी तो हम उस चीज के बारे में गहनता से विचार नहीं कर पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, तो सभी ने कुछ ना कुछ सोचा कि वो ये जो घटना हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने न्यूटन का नाम सुना है? yes, तो एक बार न्यूटन बगीचे में बैठे थे, तो बगीचे में पेड़ पे से आम गिरा, सॉरी आम बोल रहा हूं, सेब गिरा। ठीक है। तो उनके मन में विचार आया कि ये सेब पेड़ पर से नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसा पृथ्वी में कौन सी शक्ति है जिससे ये सेब धरती पर आके गिरा है? तो उन्होंने बहुत सोचा, तो एंड में आकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक फोर्स होता है जो वस्तु को ऊपर नहीं जाने देती, अपनी तरफ खींचती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा? सबसे पहले सोचा होगा, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, परीक्षण किया होगा, निरीक्षण किया होगा, फिर बहुत सारा लास्ट में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाला होगा। तो उन्हीं निष्कर्ष के बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जितना भी वैज्ञानिक चरण है, वैज्ञानिक विधि है, विज्ञान कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। तो उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपके 8 स्टेप्स होते हैं, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स। सबसे पहला है जिज्ञासा। जब तक मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप किसी समस्या का समाधान खोज ही नहीं सकते। कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है समाज में, आपस में आप नेगलेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो आप किसी भी आविष्कार को जन्म नहीं दे सकते, कोई भी आप आविष्कार नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है जिज्ञासा। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे जैसे जिज्ञासा मतलब प्रश्न करते हैं, जैसे मैं भी आपको कुछ पढ़ाता हूं, आप प्रश्न करते हो, तो प्रश्न करने से ही, प्रश्न करना अच्छी बात होती है। तो जब कुछ मन में जिज्ञासा उठी, मान लीजिए न्यूटन वैज्ञानिक थे, उनके नीचे क्यों आ रहा है, तो जहां जिज्ञासा आ गई, उत्सुकता आ गई, जिज्ञासा और प्रश्न मन में उठ गया, वहीं से आविष्कार का चरण शुरू हो जाते हैं। जिज्ञासा हमारे मन में उठती, फिर हम परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम सोच रहे होंगे कि ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कर लिया तो हमें ऐसे हुआ होगा। हम बहुत सारे अनुमान अपने दिमाग में लगा लेते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हुआ होगा। जब हम अनुमान लगाते हैं तो उस चीज का हम परीक्षण करके देखते हैं। परीक्षण, बार बार परीक्षण करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ठीक है। बहुत सारे प्रयोग करेंगे, परीक्षण, उसको एग्जामिन करेंगे। तो उसके बाद जब परीक्षण कर लेंगे, तो जब हम परीक्षण करने के बाद उसको एक बार उसका विश्लेषण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्या हमने जो किया वो सही था या गलत था।
उसका एक बार निरीक्षण किया, जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं करने में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जिसे बोलते हैं अभिलेखन। उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे, जो भी चीज़ हमने की है उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे कि ये करने पर ऐसे हुआ, ये करने पर ऐसे हुआ, और उसकी फिर हम कंपैरिजन भी करते हैं। फिर उसके बाद हम पुनर्विचार भी करेंगे, उसका एक बार पुनर्विचार करेंगे, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष, कि भाई कि हमने ये प्रयोग किए थे, तो हमने इसमें ये, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला। बहुत सारे निष्कर्षों के आधार पर ही हम उसमें जो है अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है नए प्रयोग। जब हमें पता लग जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो हम और उसमें एडवांस स्टडी करने के लिए और नए प्रयोग करेंगे, तब जाके किसी सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे भारतीय वैज्ञानिक हो, भाभा हुए हो, न्यूटन हुए हो, जगदीश चंद्र बसु हुए हो, सबने जो है बहुत सारे ये सब वैज्ञानिक विधि के चरण हैं, इन चरणों को अनुसरण करके, इन चरणों को फॉलो करके ही उन्होंने नए आविष्कार को जन्म दिया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान होता क्या है। एक बात तो साइंस इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तभी हम किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये हो गया, ठीक है। ये है दैनिक जीवन में विज्ञान की हमारी क्या देन है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है। तो जैसे रेलगाड़ी देख रहे हो, रेलगाड़ी से यात्रा करते हो आप लोग, तो रेलगाड़ी से जो यात्रा करते हो वो रेलगाड़ी किस में आता है, यातायात के साधन में आता है। तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें रेलगाड़ी दी है। और जैसे इसमें बस का चित्र देख रहे हो, बस वो भी यातायात के साधन के अंतर्गत आता है। कार हो गई, ट्रैक्टर हो गया, पंखा हो गया, टेलीविजन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। तो ये बल्ब तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हो गया। जितने भी ये हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो ट्रैक्टर हुआ, कार हुआ, बस हुआ, ये यातायात के साधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये हुआ आपका टेलीफोन, या कह सकते हो संचार का माध्यम है। विज्ञान ने संचार के माध्यम में क्या कर दिया, टेलीफोन दिया है। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, फैक्स मशीन यूज कर रहे हो, तो ये संचार के साधन है। वाह, तो इतनी सारी जो चीजें हैं, जो भी हम आसपास में देखते हैं, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र, चाहे आपके संचार क्षेत्र में हो, चाहे आपके चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में हो, जितने भी उपकरण हैं सब विज्ञान की देन है ये सब। तो विज्ञान हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन यापन को सुलभ बना देता है, आसान बना देता है। काम तो हम सब करते ही हैं, काम तो हम सब करते ही हैं, लेकिन चीजों को हमें इजी बनाना है, आसान बनाना है, ठीक। जैसे पानी है, हैंडपंप से भी पानी निकलता है, और आजकल आप सबके घरों में समरसेबिल भी लगे हैं, उनसे भी पानी निकलता है। अंतर क्या है, समरसेबिल में इजी हो गया है, आपको हैंडपंप चलाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक स्विच दबाना है और पानी आ जाता है। तो विज्ञान जो है वो हमारी चीजों को सुलभ बनाता है, आसान बनाता है, ठीक, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। ये आपके कुछ, अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो विज्ञान आने पर क्या चेंजेस हुए हैं, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा है। जैसे पहले हम पुराने जमाने में कुछ चीजें यूज करते थे, उनकी जगह नई चीजों ने, उनकी जगह कुछ नई चीजें आ गई हैं, उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे भोजन है, भोजन बनाने के लिए पहले हम क्या यूज करते थे, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन, धातु से निर्मित बर्तन। लेकिन अब क्या यूज होने लगा है, गैस चूल्हे आ गए, सबके घरों में गैस चूल्हे हैं। और प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना तो ऐसी है कि हर घर में ही अब गैस चूल्हे आ गए हैं। तो पहले क्या होता था, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, अब किस पे बनता है, गैस चूल्हे पर। विद्युत ओवन आ गए हैं, सोलर कुकर आ गए हैं, प्रेशर कुकर आ गए हैं। तो ये सब नई नई चीजें आ गई हैं, जिससे भोजन बनाने में आसानी हो गई है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, पहले खेती होती थी किससे, हल से, बैल से, कुआं यूज होता था, रहट, गोबर की खाद। लेकिन अब क्या यूज हो रहा है, ट्रैक्टर। लगभग सबके पास ट्रैक्टर मिलते हैं जो खेती करते हैं। नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फास्फेट यूज होने लगे हैं। पहले वो नहीं होते थे ना, ये पहले क्या होता था,
गोबर की खाद यूज होती थी केवल, लेकिन अब उपज बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खाद यूज करने लगे हैं। ठीक है, ऐसा ही यातायात में पहले बैलगाड़ी टांगा यूज होते थे और अब क्या होते हैं, साइकिल, कार, बस, स्कूटर। ऐसे मनोरंजन के क्षेत्र में पहले नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, अब क्या यूज होते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन। तो ऐसे ही आपके सब क्षेत्र में ये सारी चीजें दी गई हैं। जैसे अब हमारा क्षेत्र क्या है, शिक्षा का क्षेत्र। क्या क्षेत्र हमारा, शिक्षा का। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, पहले गुरुकुल प्रणाली यूज होती थी, विद्यालयों में शिक्षक पारंपरिक ढंग से पढ़ाते थे। ठीक, पहले क्या थे, पेड़ के नीचे बैठा देते थे तब पढ़ाते थे, या ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं। लेकिन अब उसको यूज करके क्या आ गए, प्रोजेक्टर आ गए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किससे पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है कि प्रोजेक्टर से पढ़ना एक आपको आकर्षक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एट्रैक्टिव चीजें आपको दिखती हैं तो आपका ध्यान ज्यादा फोकस होता है। ठीक, ऐसे ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और रक्षा क्षेत्र में भी। तो ये है अंतर की पहले क्या चीज यूज हो रही थी और विज्ञान ने हमको क्या चीजें दी हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है। देखो विज्ञान के ये तो पता तो मैं बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं, फायदे हैं, लाभ हैं, ठीक है, लेकिन इसकी बहुत हानियां भी हैं। तो हम पढ़ेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं कि विज्ञान से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि जो हमारे जो वाहन चलते हैं जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनमें क्या यूज होता है, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ता जा रहा है पॉल्यूशन, उससे बहुत ज्यादा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है विज्ञान के, साइंस की, कि जितने ज्यादा वाहन हो रहे हैं, जितने ज्यादा वाहन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बना रही है, कार बना रही है, मोटरसाइकिल बना रही है, तो उतने ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उतने ज्यादा हम किसी न किसी तरीके से बीमार होते जा रहे हैं। ठीक, दूसरा है जो हमारा कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ है, कृषि के क्षेत्र में पहले गोबर की खाद यूज होती थी, अब क्या यूज हो रहा है, रासायनिक खाद, यूरिया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मृदा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, मृदा जो है, मृदा का उपजाऊपन घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, लाउड स्पीकर्स हैं, बहुत ज्यादा तेज मात्रा में आवाज निकलती है, तो हमारा जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या दिल के पेशेंट हैं, उनको वो ध्वनि बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ये भी विज्ञान किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक भी सिद्ध होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा आविष्कार किए हैं, बहुत अच्छा योगदान रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। तो सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु, तो उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में, पौधे की संवेदनशीलता है। सीवी रमन, उन्होंने प्रकाश का विकिरण रमन प्रभाव के बारे में बताया है। ऐसे जानकी अम्माल हुए हैं जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया है। एस.एन. बोस क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया है, और मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण के बारे में बताया है। ऐसे ही जो होमी जहांगीर भाभा है, उनका नाम बहुत ज्यादा आता है, जिन्होंने परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया है, और जिनके नाम में मुंबई में इंस्टीट्यूट भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में है, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च होती है परमाणु क्षेत्र के बारे में। ऐसे ही आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। वो उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। उन्होंने, उनका क्षेत्र क्या है, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल्स के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करी है, और बहुत ज्यादा नाम हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे ही हमारे बहुत सारे, जैसे कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में बहुत ज्यादा अध्ययन किया था, बहुत ज्यादा फेमस रही थी कल्पना चावला। ठीक है, कुछ विदेशी वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा
जिनका नाम रहा है अब कुछ ये अभ्यास है जिनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला है टेलीविजन के आविष्कारक हैं, तो टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जॉन लॉगी बेयर। कौन है टेलीविजन के आविष्कारक? जॉन लॉगी बेयर। दूसरा है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत या निरीक्षण। देखो मैंने अभी बताया था 8 स्टेप बताए थे वैज्ञानिक विधि चरण के, उसमें से सिद्धांत कहीं नहीं था, तो इसमें इसका आंसर क्या है? सिद्धांत। अगला है भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो या हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो इसका आंसर है हरगोविंद खुराना। आगे चलते हैं। अगला है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो ओजोन परत है उसमें हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषकों के कारण उसमें छेद हो गया, जिससे हानिकारक किरणें हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं। तो उसमें जो मेजर प्रदूषक है, मेजर पॉल्यूटेंट है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। अगला ये देखिए, ये आपका मैचिंग वर्ड्स हैं। मैंने बताया अभी अब्दुल कलाम किससे संबंधित है? प्रक्षेपण शास्त्र से। ठीक, इसे इससे मिला देंगे। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी? कंप्यूटर की। ठीक है। माइकल फैराडे डायनामो और गैलीलियो दूरबीन। तो ये सब आपके आविष्कारक हैं, जिनके आविष्कार हैं उनसे आपको मैच करना है। ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान देख लीजिए एक बार। एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, उसका नाम है एजुसैट। क्या है? एजुसैट, यानी एजुकेशन सैटेलाइट बोल सकते हैं इसे, जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज होता है। वायु यातायात का साधन है, वायुयान कह सकते हैं। वायुयान क्या है? वायु यातायात का साधन, एरोप्लेन। ठीक है। अगला है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो मृदा प्रदूषण, मिट्टी की उपजाऊपन घट जाती है, मृदा प्रदूषण। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, तो वो थे सुश्रुत और चरक। सुश्रुत और चरक, ये दोनों ही महान शल्य चिकित्सक थे। अगला है परमाणु बम गिराया गया था, तो वो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के 2 क्षेत्र हैं। जब आपका पहले विश्व युद्ध हुआ था तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो ये आपका आज विज्ञान का जो मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आज में बस इतना ही था। इसमें क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको, रिकॉल करा देता हूँ। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के क्या क्या चरण हैं जिसके सहायता से नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, विज्ञान का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, और विज्ञान में जो है परंपरागत क्षेत्रों की अपेक्षा नए नए जो अब है आपके क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है। फिर मैंने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताए, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं, कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के नाम भी बताए हैं, और उसके बाद आपका ये अभ्यास पूरी कराई है। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।